नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। दिल्ली के चुनाव में प्रचार के कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है इन बचे खुचे दिनों में अब प्रचार में रायता फैलने वाला है। बिल्कुल सोच समझ के मैं रायता फैल जाएगा कह रहा हूं, क्योंकि अब राहुल गांधी भी मैदान में उतर रहे हैं, उधर से अखिलेश यादव आ रहे हैं दिल्ली चुनाव प्रचार करने के लिए। ओवैसी जी पहले से यहां मौजूद हैं, बीजेपी के भी बड़े स्टार प्रचारक, फिर एनडीए के भी कुछ नेता आ रहे हैं। अब जब राहुल गांधी कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे, अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, एनडीए के घटक दल बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे, इंडिया गठबंधन के कुछ घटक दलों के नेता आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, शत्रुघ्न सिन्हा आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रचार करने के लिए, तो रायता तो फैलेगा। जब रायता फैलेगा तो इस आखिरी चरण में प्रचार के ये चुनाव किस करवट बैठेगा, आज राष्ट्र की बात में इस पर भी डिबेट होगी। और आज राष्ट्र की बात में आपको मिलवाऊंगा निगत अब्बास से। निगत अब्बास को जरा एक बार स्क्रीन पर ले आइए। निगत अब्बास बीजेपी की तेज तर्रार प्रवक्ता होती थी, लेकिन खबर यह है कि अब निगत अब्बास कांग्रेस की प्रवक्ता बन गई हैं। अब तक सारा का सारा जो शिफ्ट होता था, मूवमेंट होता था, वो बीजेपी की तरफ होता था। कांग्रेस से, बाकी दलों से नेता प्रवक्ता बीजेपी में जाते थे, लेकिन निगत अब्बास को फिर से स्क्रीन पर लाइए। निगत अब्बास बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चली गई। क्या वजह रही और कांग्रेस की तरफ से क्या कहने वाली है निगत, थोड़ी देर इंतजार करिए। दिल्ली के चुनाव पर लौट रहा हूं। सबसे पहले आपको बता दूं, राहुल गांधी के बारे में पिछले कई दिनों से हम डिबेट कर रहे थे, दिल्ली में प्रचार क्यों नहीं कर रहे, कांग्रेस ने क्या कोई रणनीतिक चाल चली है प्रचार न करने की, कम करने की। अब उन अटकलों पर कुछ हद तक राहुल गांधी ने विराम लगाया। अब ये 3 सभाएं राहुल गांधी की इस चुनाव प्रचार में रह जाएंगी। 13 जनवरी को प्रचार कर चुके हैं, 28 तारीख 2 सभाएं हैं, पटपड़गंज में भी और ओखला में भी। तो आखिरकार अंतिम कुछ दिनों में दिल्ली के चुनाव में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरा दम लगाने की योजना बना रहे हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन जरा जल्दी से आपको एक आंकड़ा दिखा देता हूं। कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन दिल्ली में दरअसल ऐसा रहा है कि वो दुविधा में अगर रहेगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। 2013, 15, 20 में विधानसभा की बात कर रहा हूं। 8 सीटें 2013 में आई थी, जब आम आदमी पार्टी को समर्थन देकर केजरीवाल को सीएम बनवाया था। 24% वोट होता था तब कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में। 2015 में 0 सीट आई, लेकिन वोट फिर भी बहुत अच्छा था, 9.7। फिर 2020 में देखिए, सीटें भी 0 और वोट आ गया 4.25% पर। ऐसे में इस बार अगर दम नहीं लगाएंगे तो 4.25 से आगे कैसे बढ़ेंगे, 0 से आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन मन में एक सवाल यह भी है, ज्यादा जोर लगा दिया, आम आदमी पार्टी का वोट कम कर दिया, बीजेपी को फायदा हो गया, तो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी मजबूत हो जाएगी तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इंडिया गठबंधन के घटक दलों को मुंह कैसे दिखाएंगे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी दुविधा में है। अब कांग्रेस के खेमे की तरफ चलते हैं। दरअसल आज कांग्रेस ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक साथ कई जाने माने चेहरों को अपनी पार्टी में शामिल करवाया। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। अब इनमें जैसे मैंने अभी बताया, निगत अब्बास आपको दिखाई दे रही हैं, बीजेपी की तेज तर्रार प्रवक्ता थी, आज बीजेपी में शामिल हो गई कांग्रेस। माफ करिए, देखिए अभी तक मेरी जबान को भी आदत नहीं हो रही है। कांग्रेस में शामिल हो गई। पवन खेड़ा मौजूद थे कांग्रेस की तरफ से, अखिलेश प्रसाद मौजूद थे। और कौन कौन लोग निगत अब्बास के साथ कांग्रेस में शामिल हुए, जरा ये भी देख लीजिए। निगत अब्बास बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता, फिर भागीरथ मांझी, दशरथ मांझी के बेटे हैं, माउंटेन मैन, याद करिए उनको। जरा ऊपर दिखाइए कौन कौन शामिल हुआ कांग्रेस पार्टी में। डॉक्टर जगदीश प्रसाद, अली अनवर अंसारी, मनोज प्रजापति, निशांत आनंद, आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रवक्ता, और फ्रैंक हुजूर। ये कुछ चेहरे हैं, जरा ऊपर दिखाइए, नाम दिखाइए। तो ये सारे के सारे नेता आज शामिल हुए कांग्रेस पार्टी में। अब निगत अब्बास क्या बोली बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल होने के बाद, जरा सुनिए। सभी लोग जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश को मिलता है। डर की राजनीति को खत्म करने का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी की कट्टरता को खत्म करने का समय आ गया है। आज सड़क पर चलने वाला कई
मुसलमान डरता है, और मैंने देखा है, मैंने महसूस करा है, और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हूं। आज मैं जिस कौम से आती हूं उसी कौम के साथ मुझे एक्सेप्ट भी किया है, और मुझे यहाँ टीवी डिबेट पर जाने से पहले पवन भाई ये नहीं कहा जाएगा कि एंटी मुस्लिम बात बोलकर आइएगा, तभी आप वायरल होंगे। क्यों पार्टी बदली, अब कैसे कांग्रेस के बारे में कहेंगी और बीजेपी के बारे में बात करेंगी, थोड़ी देर में अभी आपके सामने होंगी निगत अब्बास। लेकिन इस बीच आज खबर यह आई कि अखिलेश यादव पहले ही समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी का सपोर्ट दिल्ली इलेक्शन में कर चुकी है, लेकिन अब खबर आई है अखिलेश यादव दिल्ली आएंगे, 30 जनवरी को 2 विधानसभाओं में रोड शो करेंगे और केजरीवाल के साथ मिलकर ये रोड शो निकालेंगे। जरा सोचिए, इंडिया गठबंधन में सब एक साथ हैं, लेकिन कांग्रेस का साथ छोड़कर अखिलेश यादव दिल्ली में कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के समर्थन में प्रचार करेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ हैं। ये जो रोड शो होंगे किराड़ी रिठाला में होंगे, और कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ उनकी सांसद इकरा हसन और धर्मेंद्र यादव भी मौजूद होंगे। और खबर यह भी आ रही है टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा भी आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में प्रचार करने जा रहे हैं। उधर बीजेपी, नरेंद्र मोदी पहले ही मैदान में है, कुछ सभाएं कर चुके हैं, कुछ उनकी बाकी हैं, लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी का पूरा जोर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के प्रचार पर है। अमित शाह का जो रोड शो है कस्तूरबा नगर, कालकाजी और बदरपुर। कालकाजी में तो जनसभा है, और योगी आदित्यनाथ मंगोलपुरी, विकासपुरी और राजेंद्र नगर। स्टार प्रचारक हैं योगी आदित्यनाथ। बटेंगे तो कटेंगे, और अपने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ दिल्ली चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। लेकिन कितना असर होगा 8 तारीख को पता चलेगा। योगी जी इस बार कह रहे हैं सदी का सबसे बड़ा महाकुंभ हो रहा है, और वो इसलिए संभव है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। अयोध्या में 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ, भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है। दिल्ली की सरकार अराजकता फैला रही है। क्या बोले योगी आदित्यनाथ, और अरविंद केजरीवाल कैसे अपने मुद्दों पर ही अड़े हुए हैं, सुनिए। एक तरफ भारत आगे बढ़ रहा है, भारत की विकास की दर दुनिया के अंदर सर्वाधिक है। दूसरी ओर दिल्ली के अंदर यहां पर जो राज्य सरकार पिछले 10-11 वर्षों से चल रही है, यह अराजकता का एक पर्याय बन करके रह गई है। बहनों और भाइयों, देश के अंदर आजाद भारत की पहली ये राज्य सरकार है और पहली पार्टी है जिस सरकार पर और जिस पार्टी पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हो रखा है। इतने टैक्स लगा दिए, इतने टैक्स लगा दिए, ये सारे टैक्स अगर एक साथ किए जाएं तो 12 लाख इनकम कमाने वाला आदमी कम से कम 6 लाख रुपए अपनी आधी आमदनी सरकार को टैक्स के रूप में दे देता है। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी से इस पत्र के जरिए 2 निवेदन किए हैं। एक तो चाहे कानून लाया जाए, चाहे ऐलान करे प्रधानमंत्री जी कि अब इस देश के अंदर किसी भी अमीर अरबपति के कर्जे माफ नहीं किए जाएंगे। बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है, देश को धोखा दिया जा रहा है। देश बहुत नाराज है, बहुत दुखी है पूरा देश कि सारा सरकारी खजाना उठा के अमीरों को दे दिया जा रहा है। राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल बहुत ही सीधा और साफ सवाल है। उतरे राहुल, आ गए अखिलेश, क्या फंस गई चुनावी रेस? और दूसरा, क्या 2 बार दिल्ली हारने के बाद 2015 और 20 में इस बार दिल्ली जीत पाएंगे मोदी योगी? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से निगत अब्बास, बीजेपी की तरफ से देखिए राधिका खेड़ा। राधिका खेड़ा जो कांग्रेस से बीजेपी में गई थी। ओके, थोड़ा सा दिमाग को अभी टाइम लगेगा। निगत अब्बास जो बीजेपी से कांग्रेस में गई हैं, राधिका खेड़ा जो कांग्रेस से बीजेपी में आई हैं। ओके, आम आदमी पार्टी से प्रीति मेनन जो कि बरसों से आम आदमी पार्टी में ही है, और मेरे साथ राजकिशोर तिवारी और विनोद अग्निहोत्री, 2 वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं डिबेट कैसे शुरू करूं, कहां से शुरू करूं। एक काम करते हैं, सबसे पहले जरा राधिका खेड़ा और निगत अब्बास को स्क्रीन पर लाइए, 2 विंडो बनाइए, वर्सेस लगाइए।
ताकि दर्शक भी कुछ हद तक आदी हो जाए ये तस्वीर देखने का, क्योंकि अब आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में ये तस्वीर बार बार दिखाई देगी, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से निगत अब्बास अब टीवी डिबेट्स में हिस्सा लेने प्रवक्ता के तौर पर आएंगी, और बीजेपी की तरफ से राधिका खेड़ा तो बार बार आ ही रही हैं। जरा दोनों को स्क्रीन पर लाइए, राधिका खेड़ा वर्सेस निगत अब्बास। लाइए स्क्रीन पर, लाइए दोनों को। ओके, राधिका खेड़ा प्रवक्ता बीजेपी, निगत अब्बास प्रवक्ता कांग्रेस। देखिए, ठीक है, गंभीर बहस करेंगे, डिबेट करेंगे, लेकिन मतलब बड़ा मनोरंजक है ये, सही बताऊं। नहीं निगत आपको अजीब नहीं लग रहा है एकदम से? ये क्या हो गया अचानक? देखिए, जाहिर सी बात है मानक, आप मुस्कुरा रहे हैं, हम सब, राधिका जी भी मुस्कुरा रही हैं, पर जब आप एक परिवार छोड़कर कहीं जाते हो और एक परिवार से आप कहीं ना कहीं, जब आपका एक परिवार दिल तोड़ देता है, मैं बड़ी इमोशनल व्यक्ति हूं और मेरे घर वाले अक्सर मुझे कहते हैं कि राजनीति करते वक्त आपको इमोशनल नहीं होना चाहिए, पर क्या करें, ऐसा दिल भगवान ने ऐसा ही बनाया है। तो जब आप एक परिवार छोड़कर आते हो तो आप 100 बार ट्राई करते हो, जब 101 बार नहीं होता तब आप कुछ ऐसा स्टेप लेते हो और वहां से छिटक जाते हो। वही मेरे साथ हुआ। मैंने देखा लगातार भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार एक समुदाय को टारगेट कर कर उसको साइड करके, सेकंड क्लास सिटीजन, 20% से ज्यादा आबादी है मानक जी मुसलमानों की इस देश में, भागीदारी और हिस्सेदारी की आप बात करते हैं। आपने रिप्रेजेंटेशन के नाम पर धब्बा लगा दिया है मुसलमानों पर, आपने बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति करनी शुरू कर दी है। मतलब मेरा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह देने से थोड़ी ना विश्वास हो जाता है मानक जी, आप उसको दिखाएंगे तो विश्वास होगा ना। बटेंगे तो कटेंगे कि जब बला वाला पोस्टर लगा था उत्तर प्रदेश में, और मानक जी ये मैं आपका व्यक्तिगत अपना एक्सपीरियंस बता रही हूं, बटेंगे तो कटेंगे, वो काले रंग का पोस्टर और एक व्यक्ति के वहां पोस्टर लगा हुआ था भारतीय जनता पार्टी, तो मुझे लगा इसको पक्का फटकार लगेगी योगी जी से, इसको पक्का फटकार लगेगी भारतीय जनता पार्टी से। और धीरे धीरे मैं देखती हूं उस पर बड़े बड़े वो लड़के का पोस्टर हट गया, वो युवा मोर्चा का कोई लड़का था उसका पोस्टर हट गया, लेकिन बटेंगे तो कटेंगे के साथ हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का चेहरा आ गया और मैं चकनाचूर हो गई कहीं ना कहीं कि ये हो क्या रहा है। बटेंगे तो कटेंगे से बटेंगे तो कटेंगे से आपका दिल टूट गया। बहुत कारण रहे मानक जी, जहां मुसलमानों को टारगेट किया गया है, सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया गया है, मुसलमानों को दरकिनार किया गया है, एक समुदाय को उकसाया गया कि आप उकसोगे, चाबी लगा दिल्ली में कितने मुस्लिम है, कितनी मुस्लिम आबादी है? भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना, ये मुसलमानों को ये टिकट नहीं देते, इन्हें पता होना चाहिए, इन्हें पता होना चाहिए भाई, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, इन्हें पता होना चाहिए। बीच चुनाव में आपकी पार्टी 40 लाख से अधिक मुसलमान दिल्ली प्रदेश में रहते हैं। ओके, किसको वोट देंगे वो? देखिए, आज मैं आपको एक बहुत स्पष्ट बात बताती हूं मानक जी, डिबेट हमारी मुसलमान समुदाय पे नहीं थी पर फिर भी बता देती हूं। जितना दिल्ली में और पूरे राष्ट्र में जो मुसलमानों का उद्धार हुआ है, जितने वर्ग को आगे लेके गए हैं, वो सारा जो विकास का अधिकार है वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, है और आगे भी रहेगा। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को टारगेट करने की नकारात्मक राजनीति करी है और ये आपने भी देखा, मैंने भी देखा, जग जाहिर है, मुझे बताने की जरूरत। कांग्रेस को वोट देगा मुस्लिम? मतलब देखिए, बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी वापस काम करने के लिए दिल्ली की जनता के लिए आ रही है। कांग्रेस पार्टी को बेशक दिल्ली का मुसलमान वोट देगा। ठीक है, अब इसको इस तरह क्यों ना देखा जाए, बीच चुनाव में मुस्लिम समुदाय को अपनी तरफ करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने निगत अब्बास को शामिल कराया, यही जरूरत नहीं और है, भेज दिया। बस यही जरूरत कांग्रेस पार्टी को नहीं है कि उसे मुसलमान को अपनी तरफ खींचना पड़े। लगातार इतने शासन करने के बाद शीला जी की सरकार में लगातार मुसलमानों का उत्थान करने का काम, इस समुदाय को आगे लेकर चलने का काम, और लगातार इसका ध्यान रखकर माइनॉरिटी को किस प्रकार अपलिफ्ट करना है, ये करा है। अच्छा, बटेंगे तो कटेंगे तो अभी कुछ महीने पहले ही नारा आया था। मैं तभी तो कह रही हूं, तो मैं कौन सा, तो आपका ये मोह भंग कब से हुआ? कुछ ही महीने की बात है ये? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, बहुत एग्जैक्ट मतलब तभी से शुरू हुआ। मैं बताती हूँ। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि मैं एक परिवार से आती हूँ, भारतीय जनता पार्टी मेरा एक परिवार था, जिस परिवार में कुछ खामियां मैंने देखी और मैंने लगातार उनको बोला, पॉइंट आउट करा, चिन्हित करा कि ये मत करिए। चाहे वो पिछले चुनावों में केंद्रीय मंत्री का, राज्य मंत्री का ये कह देना हो, गाली दे देकर, आपको याद होगा 2020 में किस प्रकार अनुराग जी ने और परवेश वर्मा जी ने बोला था, 2020 गोली, मैं बता रही हूं, I'm coming to that, just allow me 10 seconds, कि गोली मारो, और आगे मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहती। उस समय से मैं लगातार, और ये बात दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर बोल पाएंगे तो बोलेंगे टीवी पर आके, राष्ट्रीय पार्टी के भी नेता बोल पाएंगे, तो मैंने उन्हें बोला कि ये चीज गलत है, हमें नहीं करनी चाहिए, दिल्ली में इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए।
लगातार मैं इस चीज को- मैं आ रही हूं मैं लगातार बहुत सारी चीजें 5 साल जहर कड़वे घूंट पीती रही। दिस इज वन ऑफ द इंस्टेंस ट्रिपल तलाक पे मुझसे ज्यादा लड़ाई मानक जी आपकी डिबेट पर बैठकर किसी ने नहीं करी होंगी, आंखें लाल करी होंगी। और मैं आज भी ट्रिपल तलाक को के विरोध में खड़ी हूं, लेकिन उसके साथ आपने कितनी इंप्लीमेंटेशन करी, कितनी एफआईआर आपने दर्ज करी, कितनी महिलाओं को आपने एम्पावरमेंट किया, कितने आपने वहां पर केसेस रजिस्टर करे और आप उनके ऊपर संज्ञान ले रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है तो आपको मुसलमान का ट्रिपल तलाक और यूसीसी याद आ जाता है। रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो आप ध्यान भी नहीं देते हो, बटेंगे तो कटेंगे, आप समुदाय को चाबी लगा रहे हो कि आप ये बोलोगे तो एक मुसलमान जो है वो चिढ़ेगा, चिढ़ के कुछ आतंक बचाएगा। तो याद रखना मुसलमान इतना कमजोर नहीं है कि इन पोस्टरों से आतंक बचाएगा। हाँ, अपनी राह जरूर बदल लेगा जैसे मैंने बदल ली, और ये बात है। मुस्लिम आप पर यकीन करेंगे? इतने साल आप बीजेपी में रही और हर मुद्दे पर आपने उनका साथ दिया, हर मुद्दे पर। कौन सा ऐसा मुद्दा आप बटेंगे तो कटेंगे कह रही हैं, इससे भी बड़े बड़े मुद्दों पर आपने बीजेपी को सपोर्ट किया। मैंने लगातार जो गलतियां थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चिन्हित कर बताई, वो खामियां उनकी, और दुर्भाग्य मेरा कि मैं फिर भी उस पार्टी में थी और सोचती थी शायद घर में आज चीजें ठीक हो जाए, पर जब आप विफल हो जाते हो, आपको लग जाता है नाउ इट इज इनसेन। टिकट के लिए तो नहीं किया आपने? कभी भी नहीं। मानक जी आप भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ हूँ। टीवी में मेरे साथी जो उस तरफ बैठकर देख रहे हैं, मैं बहुत, मेरी उम्र मैं बताना नहीं चाहती अभी, पर जो मुझे जानते हैं टिकट की भी मेरी इतनी उम्र नहीं हुई है कि मेरी टिकट की उम्र निकल गई और टिकट नहीं मिलेगा। चुनाव लड़ने की राजनीति अलग होती है, काम करने की राजनीति अलग होती है, और संगठन की राजनीति अलग होती है। मैंने लगातार देश की, दिल्ली की, उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा के बारे में सोचा है, मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए सोचा है, और इसीलिए मैंने ट्रिपल तलाक में महिलाओं का समर्थन भी किया। इतनी बुरी पार्टी होती तो आप इतने साल, कितने साल रही हैं बीजेपी में? 7 साल आप इतनी बुरी पार्टी में रह गई। वही 7 साल थोड़े कोई रहता है। एक बात बताइए मानक जी, एक बात बताइए, आपके घर में आज लड़ाई हो जाए, मैं नहीं जानना चाहती आप कितने साल से शादी आपकी हुई है, आपकी धर्मपत्नी आपके साथ कितने सालों से हैं, आपकी माता पिता से सबसे बहस कभी कभी हो जाती है, घर छोड़ के निकल जाइएगा। तो घर है ना बीजेपी, वही तो कह रहा हूं। नहीं, आप तुरंत निकल जाइएगा, एक दिन तो आपको लगेगा घर था ना, मैं वही तो पूछ रहा हूं। तलाक भी तो होते हैं। तो तलाक हो गया। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जिस दिन मुझे ये लग गया, 2024 की मिड की मैं बात कर रही हूं, कि यहां पर ना महिलाओं के बारे में सोचा जा रहा है, ना ही मुसलमानों के बारे में सोचा जा रहा है, एक नकारात्मक राजनीति करी जा रही है, उस दिन से मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया था। आप बताइए आखिरी डिबेट आपको कब याद है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर? काफी टाइम हो गया। कहीं यही तो वजह नहीं है कि आपको डिबेट्स नहीं मिल रही थी, इसीलिए आज भी मेरे व्हाट्सएप पे, मैं नाम नहीं लूंगी, सार्वजनिक नहीं करूंगी, राधिका जी सामने बैठी हैं, अब तो ये भी समझ गई होंगी संगठन को, समझती हैं डिबेट कौन देता है। उनका लास्ट मैसेज मेरे पास है जिसमें मैंने लिखा है, आई एम नॉट अवेलेबल, स्पष्ट शब्दों में। ओके राधिका खेड़ा, राधिका, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या हुआ विनोद जी, अचानक उंगली उठाई विनोद जी ने आज? नहीं, मैं निघत जी से कुछ पूछना चाह रहा हूं, अगर आप पूछ लीजिए विनोद जी, आज पूछ लीजिए। भाई इन्होंने इतना बताया कि मुसलमानों के खिलाफ ये है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्ववादी विचारधारा में शुरू से निशाने पर मुसलमान रहे हैं। तो ये आपको तब पता नहीं था जब आपने भाजपा ज्वाइन की थी, जब राम मंदिर का आंदोलन, उसमें मुसलमान निशाने पर, बाबरी मस्जिद पर निशाने पर, ये कॉमन सिविल कोड शुरू से उनके एजेंडे पे, 370 शुरू से उनके एजेंडे पर, और आपने बीजेपी से ज्वाइन की तब नहीं पता था आपको, बाद में आपको अचानक इल्हाम हुआ कह रहे ये तो एंटी मुस्लिम पार्टी है। बोलिए 7 साल बाद। निघत अब्बास का नाम गूगल करिएगा तो आपके पास ये सार्वजनिक आ जाएगी चिट्ठी कि निघत अब्बास ने भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन करी थी उसका आधार ही सबसे पहला ट्रिपल तलाक था, दैट वाज द आइडियोलॉजी। लेकिन अब जब मुझे दिख रहा है कि महिलाओं की बात ही नहीं सुनी जा रही, मैं अभी नाम सार्वजनिक कर दूंगी तो राधिका जी भी बुरा मान जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बुरा मान के मेरे पीछे सीबीआई और ईडी ना लगा दे। मानक जी ये भी तो डर लगा रहता है, क्या करें, इन्होंने तो टॉय और झुनझुना बना रखा है सीबीआई और ईडी का, तो वो भी तो डर लगा रहता है। लगातार मैंने महिलाओं की आवाज वहां उठाई और आज भी मैं कुछ दस्तावेज और कुछ बातें ऐसी है जो अगर सार्वजनिक कर दूं तो उथल पुथल भारतीय जनता पार्टी में बन जाएगी, लेकिन मैं उस स्तर पर न गिरना चाहती और ना मुझे जरूरत। अच्छा ठीक, ओके। राधिका खेड़ा, राधिका मुस्कुरा रही है बहुत देर से, बोल कुछ नहीं रही है। राधिका आपको भी अजीब लग रहा है क्या? नहीं, मेरे को बस थोड़ा सा डर लग रहा है अपनी बहन के लिए, क्योंकि आज वो बोल रही है कि वो महिलाओं की बात और मुसलमानों की वजह से वहां गई है, तो जो करीबन 12% मुसलमान पॉपुलेशन है, करीबन 21.59 लाख, 22 लाख तकरीबन मुसलमान पॉपुलेशन है दिल्ली में, तो वो जानते हैं कि कौन सबका साथ सबका विकास करता है और कौन उनको सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल करता है। और इन्हीं अब ये कांग्रेस में आ गई है तो एक बहुत नेशनल प्रवक्ता है, मुसलमान है, वो भी महिला है और केरल से आती है, नाम नहीं लूंगी, बाकी ये सब समझ ही गए होंगे, उनसे पूछिएगा। वो लगातार
अपने और किस, जैसे आप बता रही थी एसएमएस, उनसे पूछेगा उन्होंने कितने मीडिया के हेड्स को, क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट में रही हूं, 7 साल एज मीडिया कोऑर्डिनेटर काम किया है, तो मेरे से ज्यादा ये बात नहीं जानता और उनकी पीड़ा नहीं समझता जो वो ऑन रिकॉर्ड लिखित में कहती थी, क्योंकि मैं मुसलमान हूं इसलिए आप मुझे मौका नहीं देते और मुझे टीवी डिबेट्स पे नहीं भेजते और आप किसी और को भेज देते। और राष्ट्रीय प्रवक्ता है, अब आप खुद चेक कर लीजिएगा मानक जी, केरल से कौन आती है राष्ट्रीय प्रवक्ता, आपको हिंदी डिबेट्स पे कम दिखाई देती है। खैर, और आपको मुबारक हो, जिस आदमी ने आपको आज ज्वाइन कराया वो अपनी ही पार्टी की, अपनी ही डिपार्टमेंट की लड़की के लिए स्टैंड नहीं ले पाए और एक शो कॉज नोटिस उस आदमी को नहीं भेज पाए थे जिसने उसको कमरे में बंद किया था। तो खैर, बेस्ट ऑफ लक टू यू, बहुत चीजों से आपने जूझना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बात आती है भारतीय जनता पार्टी, ये कह रही थी कि यहाँ पे मैंने इनका सुना था, मेरे को भी थोड़ी हैरानी हुई निखत जब गई, तो वो जो बोल रही थी कि यहाँ पे कहा जाता है, पवन जी आप यहाँ पे देखिएगा ये ना बोला जाए कि वायरल होने के लिए मुसलमानों के लिए कुछ ऐसा ना बोला जाए, ये बोला जाए। अभी तो देखिएगा कांग्रेस में क्या क्या कहा जाएगा। शायद आप ठीक जगह बैठिए, क्योंकि ये बोला जाएगा मंदिर नहीं जाना, फोटो कैसे तुमने डाली, यू आर टू हिंदू। और मैं तो ऑन रिकॉर्ड मानक जी आपको दिखा भी दूंगी, आप जानते हैं मैं जब कुछ बोलती हूँ बिना सबूतों की नहीं बोलते, कहेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट क्या पूरी कॉन्वर्सेशन दिखा दूंगी। यू आर टू हिंदू, कैसे आप अयोध्या चले गए, अयोध्या मंदिर के बाहर जाके वही लोग ड्रामा करेंगे जो हम तय करेंगे और दिखाया जाएगा। तो टू हिंदू नहीं जाएंगे, मुसलमानों के पक्ष में क्या बोलना है। लेकिन जब मुसलमानों का साथ देने की बारी आती है, तो जब ट्रिपल तलाक में महिलाओं का साथ देने की बारी आई थी, तो ट्रिपल तलाक के खिलाफ जो कानून लेकर आ रहे थे तो कांग्रेस ही उनका विरोध करी थी और मैं ही जाती थी डिबेट पे इस बात के लिए बोलने के लिए। और मानक जी आप ही के सामने कई बार आई हो, कई बार शायद निगत के साथ भी आमना सामना हुआ होगा कि किस तरीके से हम मुसलमान महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना चाहती थी कांग्रेस, राजीव गांधी जी के समय से जब शाहबानो का केस पलटा गया था। और आप देखिए अलग अलग बार ये मुसलमानों की बातें उठाते हैं, लेकिन धरातल में इन्होंने कुछ नहीं किया। 1-2 बयान आ गए जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कह दिया कि पहला हक मुसलमानों का है देश की हर चीज के ऊपर, लेकिन कांग्रेस पार्टी सेक्युलर नहीं है अगर आप सोच रही हैं। अच्छा राधिका, अब तक तो बाकी पार्टियों से बीजेपी में लोग आ रहे थे, ये कैसे हो गया कि बीजेपी से कोई प्रवक्ता छोड़कर दूसरी पार्टी में कांग्रेस में चला गया, क्यों हुआ ये? अब वो खुद ही बताएंगे, मैं तो जानती नहीं, मेरा इनसे सामना यहाँ पे भी नहीं हुआ, तो मैं इनसे मुलाकात नहीं हुई। मैं इनको जितना जानती थी बतौर एज पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं इनको देखती थी डिबेट्स पे, जब भी मैं हुई हूँ मैं तो कभी इनके साथ एज बीजेपी। बड़ी कमजोर नजर है आपकी राधिका जी, बड़ी कमजोर नजर है आपकी कि आपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कभी लिखे हुए नहीं देखा, और कोऑर्डिनेटर रही हैं आप, और कोऑर्डिनेटर रही हैं आप, मानना पड़ेगा कांग्रेस की छोड़नी पड़ी। अब कारण समझ गई मैं, बोलिए राधिका, बोलिए समझने के लिए बोलिए मैं इस तरीके की डिबेट बोलिए राधिका। हाँ तो मैं नहीं राधिका, मैं पॉइंट मेरा ये है, जो मैं सवाल पूछ रहा हूं ना, पॉइंट मेरा ये है कि जब बीजेपी में लोग आते हैं तब आप कहते हैं देखिए हवा का रुख देखिए। अब बीच चुनाव अगर कोई कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है तो कांग्रेस भी तो यही कहेगी हवा का रुख देखिए। हवा का रुख तो उस दिन पता चल गया जब राहुल गांधी अपने बहुत ही महंगे जो बनाया है 350 करोड़ रुपए खर्च हुआ है उस नए आलीशान ऑफिस के लिए, जिसमें चमचमाता मार्बल भी रखा है और जहां पे भी बहुत खर्चा होगा। 24 करोड़ एक अकेला ऑफिस नहीं है कांग्रेस का, कई ऑफिस है और कई स्टेटों में ऑफिस है, तो निगत जी जाएंगी आलिशान ऑफिस है वहां भी। लेकिन वहां से जब राहुल गांधी कह रहे थे कि मेरी लड़ाई इंडियन स्टेट से है, तो हवा का रुख पता चल रहा था। जब 26 जनवरी को राहुल गांधी फर्स्ट टाइम एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उनका पहला 26 जनवरी था, तो वहां से गायब थे, तो हवा का रुख दिख रहा था। हवा का रुख तब भी दिख रहा था जब राहुल गांधी दिल्ली प्रदेश की मीटिंग में ये कहते हैं अपने ऑफिस बेरर्स को कि आपने सिर्फ 10% वोट शेयर पे काम करना है, कोई जीते या हारे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा काम है दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाना। कभी हम केजरीवाल के साथ ताली से ताल मिलाएंगे, कभी हम उसको भ्रष्टाचारी कहेंगे, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे, कहेंगे उसको जेल में लो, और जैसे ही उसे अरेस्ट किया जाएगा तो हमारे ही लोग, और वही संदीप दीक्षित जिनकी मां को वो सबसे भ्रष्टाचारी औरत कहते थे, वो सबसे पहले आदमी होंगे। अच्छा राधिका बीजेपी में पूरी तरह से एडजस्ट हो गई, सेट हो गई क्या? बिल्कुल, जहां पे एडजस्ट क्यों नहीं होंगे? ओके, और कांग्रेस बीजेपी में क्या फर्क है, क्या अंदर क्या फर्क महसूस होता है? मानक जी तो बहुत मेन चीज है, भारतीय जनता पार्टी अपनी हर जिम्मेदारी को बहुत सीरियसली लेती है। वो देश की सेवा के लिए आए हैं, एक परिवार की सेवा के लिए यहाँ कोई नहीं है। यहाँ पे हर जना देश को आगे ले जाने का काम करता है, और काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, पार्टी में आपको पद भी मिलेंगे, आगे भी जाओगे। ये नहीं है कि आपने राहुल बाबा की या प्रियंका वाड्रा जी की या सोनिया जी की चमचागिरी करनी है, कौन ज्यादा पैसे पहुंचा रहा है, कौन ज्यादा काम कर रहा है। और बहुत जिम्मेदारी से आप भी बहुत टाइम रही राधिका कांग्रेस पार्टी में, अब आप कांग्रेस पार्टी को गाली दे रही हैं। छोटा सा काउंटर, बिल्कुल रही 21 साल रही हूँ, शायद उससे टोटल ज्यादा जो अभी तक
इनका करियर रहा है पॉलिटिक्स में। 21 साल में निगत का 7 साल है, आपका 3 गुना रहा कांग्रेस पार्टी में। वही तो, मैं 21 साल रही हूँ कांग्रेस पार्टी में, तो मेरे से ज्यादा बेहतर कांग्रेस पार्टी को नहीं जानता। हाँ, मैं ये जब ज्वाइन करी थी मैंने ये रियलाइज नहीं किया था कि वो महात्मा गांधी की कांग्रेस नहीं है जिसकी शुरुआत, दिन की शुरुआत रघुपति राघव राजाराम से होती थी। ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस आई है जो 40 बार टूटने के बाद बनी और जो सिर्फ ठीक है, अपने परिवार को आगे ले जाने की बात तीन चीजें मैं इंदिरा गांधी की बातों पर नहीं चलते। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में राहुल गांधी लेकर चलते हैं, लेकिन जब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि स्टेट को इंश्योर करना है देश को, की सरकारों, ठीक है, ओके, ऑल राइट। अब थोड़ा डिबेट को आगे ले चलते हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप राधिका का जवाब देने के बजाय निगत इस पर बोलिए। मैं 10 सेकंड आप मुझे दे दीजिए, मैं इनके भी थोड़ा सा इस पर बाद में बोल लेंगे, अभी 3 लोग और बोलने रिलेटेड टू दिल्ली चुनाव है, रिलेटेड मैं दिल्ली चुनाव पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल बड़ा सीधा है। अखिलेश यादव आ रहे हैं, चुनाव प्रचार करेंगे और वो आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। कैसे, क्या बोलेंगे आप? अखिलेश जी के सामने आपके उम्मीदवार होंगे, बताइए। नहीं, ठीक है, अखिलेश जी बहुत कॉम्पिटेंट हैं, अखिलेश जी बहुत कॉम्पिटेंट हैं और अच्छी बात है कि उनको चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी ने अपना स्टार कैंपेनर बनाकर उतारा है। पर मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी को इधर उधर से लोग बुलाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, जब गठबंधन होता है तब आप साथ में लड़ते हैं और चुनाव लड़के कैंपेनिंग करते हैं, मैं मानती हूं उस बात को। लेकिन जब आप अलग लड़ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी अपने आप में बहुत केपेबल है और कॉम्पिटेंट है चुनाव लड़ने के भी। कितनी अजीब सी बात है, बताइए। यूपी में आप उनके साथ हैं? मैं बात कर रही हूँ ना मानक जी। अब दिल्ली में बताइए, वो आपके खिलाफ लड़ेंगे। अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे इन्होंने 2 बात करी, राधिका जी ने 2 बात कही कि हम यहाँ पर ना जो काम करता है उनको देते और आप देखिएगा आगे बढ़िएगा। मुझे प्रॉब्लम नहीं, आप आगे बढ़िए राधिका जी, आई विश यू ऑल द बेस्ट। पर मुझे यहाँ बता दीजिए, दिल्ली का चुनाव है अगले 10 दिन में, अगले 10 दिन में आप मुझे ये बता दीजिए कि वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली का चेहरा है, अध्यक्ष है, वो गायब है। पोस्टर बैनर पे कौन? अभी इन्होंने कहा मोदी योगी की सरकार बनेगी। अरे भैया, मोदी जी प्रधानमंत्री और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आप उन्हें दिल्ली में क्यों उतार कर उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? दिल्ली में कोई कॉम्पिटेंट चेहरा नहीं है आपके पास, ना मुख्यमंत्री का चेहरा है, ना चुनाव के लिए चेहरा है, ना किसी को लड़ाने के लिए चेहरा है, ना कैंपेन कराने के लिए चेहरा। और 1 मिनट 10 सेकंड बहुत बड़ी बात बोली, इन्होंने बहुत बड़ी बात बोली कि आपको कांग्रेस पार्टी, अरे राधिका जी संयम रखिए। इन्होंने बहुत बड़ी बात करी कि कांग्रेस पार्टी अब आपको कहेगी मंदिर नहीं जाना और वहां पर नहीं जाकर फोटो लगानी। मेरी बहन, मेरा इंस्टाग्राम ट्विटर पे जाकर देख लो, आज भी महाकाल और मां बगलामुखी का धागा भी मेरे हाथ में है और ऐसी पार्टी ज्वाइन करी और आज भी कुछ डिलीट नहीं हुआ। तो मुझे मत बताइए हिंदू कहां बनना है, मुसलमान कहां बनना है। मैं हिंदुस्तानी, पहले हिंदुस्तानी बन जाऊं। अच्छा ठीक है, ओके। अब जरा प्रीति मेनन को लाइए, प्रीति मेनन को लाइए। बनने की लड़ाई, एक सेकेंड, बनने की लड़ाई है। कांग्रेस का चेहरा कौन है? निगत जी से ओके, बिल्कुल सही है राधिका, मैं भी यही बोलने वाला था कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चुनौती, निगत एक सेकंड, देखिए दोनों को चुनौती देते हैं वो, और दोनों के पास ही सीएम का चेहरा नहीं है, उन्होंने दिखाया नहीं है। बिल्कुल सच। हमारे पास प्रीति मेनन, प्रीति पहले तो समझ नहीं आ रहा मुझे, निगत पर कुछ कहना चाहती हैं क्या? राधिका खेड़ा तो बहुत पुरानी बात हो गई अब। मैं बस आपके दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि ये दोनों स्पोक्सपर्सन इतनी मासूम हैं, इनको इतने साल लगे समझने को कि जिन पार्टियों में ये है वो पार्टियां बिल्कुल बेकार और निकम्मी हैं। तो अभी भी जो ये कह रही हैं, इनकी बातों पे यकीन ना करें, इनको फिर से कंफ्यूजन हो जाएगी और पार्टियां बदल लेंगी। तो बात उन लोगों की समझें जो आम आदमी की तरह बात करते हैं और वही बातें करते हैं जो हम 2013 से करते आ रहे हैं और आज भी वही करते आ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता एकजुट अरविंद केजरीवाल के साथ इसलिए है क्योंकि हम ना हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ना हम जाति की बात करते हैं, ना हम किसी भी और नफरत की राजनीति की ओर जाते हैं। हमारी सिंपल बातें हैं कि हर इंसान के घर में किसी तरह से हम 15, 20, 25 हजार का फायदा करवा दें ताकि वो जूझती हुई जो इन्फ्लेशन है उससे कैसे जूझ रहा है उससे वो उसको राहत मिले। आज इस देश की इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, आपको पता है डॉलर आज कहाँ है। निर्मला जी बोलेंगी कि वो तो डॉलर चढ़ रहा है, रुपया नहीं गिर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज उसकी वजह से देश में महंगाई कितनी बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से हर घर में 10,000 रुपए एजुकेशन से बचते हैं, उनके घर में 5,000 बिजली के बचते हैं, 2,500 उनके बचते हैं पानी के, महिलाओं की ट्रैवल के 2,000 बचते हैं, अभी 2100 सम्मान राशि महिलाओं को मिलेगी। इतनी सुविधाएं आती हैं कि अखिलेश जी को क्यों लाना पड़ रहा है? बचत होती है। अगर आप जीत रहे हैं, इतने सारे आपके अचीवमेंट्स हैं, तो अखिलेश जी को क्यों ला रहे हैं?
अखिलेश जी हमारे साथी हैं, हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और अखिलेश जी अगर हमारे साथ हैं तो वो यही कंफर्म कर रहे हैं कि इसी राजनीति पे काम करना चाहिए, लोगों की सेवा की राजनीति पे काम करना चाहिए, लास्ट पर्सन की राजनीति पे काम करना चाहिए कि उसको सुविधाएं कैसे मिले। हम तो और कोई बात कर ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता आके आपके चैनल्स पे आके पंजाबियों को गालियां दे देते हैं। नहीं, एक मिनट प्रीति, नहीं, एक सेकंड, नहीं, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। जब योगी जी आते हैं प्रचार करने, आप कहते हैं यूपी से क्यों आए? अब अखिलेश जी भी तो आ रहे हैं, आएंगे, योगी जी भी आएंगे, अखिलेश जी आ रहे हैं तो आए। नहीं 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 नहीं, हम तो योगी जी का, मुझे जवाब देने दीजिए, योगी जी का बिल्कुल दिल्ली में स्वागत है। हमने एक बार भी नहीं कहा योगी जी को नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लास्ट टाइम जब 2020 में योगी जी आए थे, वो जिन जिन सीट्स पे उन्होंने प्रचार किया, बीजेपी वो सीट्स हार गई, तो उनको तो मैं बिल्कुल वेलकम करती हूँ, वो आए और वो सारी सीट्स हरा के जाएं, क्योंकि दिल्ली में नफरत की राजनीति चलती नहीं है। दिल्ली में लोगों को यह देखना है कि मेरी जिंदगी कैसे बेहतर होगी। ये पढ़े लिखे बड़े तमीजदार लोगों का शहर है, मेरी फैमिली यहाँ पे सदियों से रह रही है, हम दरियागंज के रहने वाले हैं, तो हमारी जो तमीज है, तहजीब है, उसमें ये नफरत की जगह नहीं है। तो यानी आप कह रहे हैं राहुल गांधी को नहीं सुनेगी दिल्ली की जनता? राहुल गांधी उतर रहे हैं प्रचार में, अब धुआंधार प्रचार करेंगे 5-7 दिन। सर उतरे वो सर, कांग्रेस रेलेवेंट नहीं है दिल्ली में। उनका जब 10% भी वोट शेयर था तब हमारी 67 सीट्स आई थी। लास्ट टाइम तो उनका 5% भी वोट शेयर नहीं था, तो वो रेलेवेंट ही नहीं है दिल्ली में। ना वो जमीन पे मौजूद है, ना उनके बड़े लीडर्स प्रचार में मौजूद हैं। वो आ भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम कांग्रेस की तरह नहीं करते हैं। हमने हरियाणा में चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी बार कांग्रेस के विरोध में एक शब्द नहीं बोला। हमने यहाँ पे आके संदीप दीक्षित बस आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, उनको प्रवेश वर्मा के पैसे बांटते हुए वीडियोस आते हैं, फिर भी उसकी कंप्लेन नहीं करते, लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाके इसी में कंप्लेन करते हैं। दुख होता है कि संदीप दीक्षित की पर्सनल वेंडेटा बन गई है कांग्रेस, लेकिन ठीक है, दे आर नॉट रेलेवेंट, इसलिए उन पे हम समय ठीक है। ओके, विनोद अग्निहोत्री, आज ये है, राधिका अभी इसके बाद दूंगा, एक राउंड और दूंगा। अभी जरा विनोद अग्निहोत्री और राजकिशोर तिवारी, थोड़ा विश्लेषण भी जरूरी है। बोलने दीजिए प्लीज मानक जी। हाँ, उसके बाद देता हूं, अभी सेकंड राउंड में लेते हैं। विनोद जी, पहले यहां से शुरू करते हैं। आप ही थे ना उस दिन, विनोद जी, कुछ दिन पहले जब हम डिबेट कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने क्या वॉक ओवर दे दिया, क्या पीछे हट गई क्या? अब राहुल गांधी उतर तो रहे हैं, पर क्या देरी हो गई क्या? और अखिलेश जी भी आ रहे हैं, उस पर आपके विचार विनोद जी। देखिए, है ना कहावत बहुत यहाँ पे, तो राहुल जी उतर रहे हैं, प्रियंका जी पता नहीं कब उतरेंगे, अभी तक तो उतरी नहीं है। और ठीक है, बीच में शायद तबीयत खराब थी राहुल जी की, नहीं उतरे, 3 मीटिंगें होती थी। लेकिन क्या होता है कि जब ज्यादा देर आप कर देते हैं चुनाव प्रचार में, तो जो मतदाता है ना, खास करके देखिए, जो कमिटेड मतदाता है जिस पार्टी का, वो तो अपनी पार्टी के साथ रहता है। जो बीजेपी का कमिटेड वोटर है वो बीजेपी के साथ है, जो आम आदमी पार्टी का कमिटेड वोटर है आम आदमी पार्टी के साथ है, और जो कांग्रेस का कमिटेड वोटर जो भी है वो उसके साथ है। लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर होता है, जो हवा को बनाता और बिगाड़ता है और बदलता है, वो तय करता है अपना कुछ मुद्दों के आधार पर समर्थन, और जब जैसे जैसे देर हो जाती है तो कई बार वो तय कर चुका होता है। अब मान लीजिए जो फ्लोटिंग वोटर्स में कुछ ने बीजेपी के लिए मन बना लिया होगा, कुछ ने आम आदमी पार्टी के लिए मन बना लिया होगा, और कांग्रेस अब उनके पास जाएगी तो कितनों को अपने साथ ला पाएगी। इसीलिए प्रचार कई बार देखिए, जो पार्टियां चुनाव मजबूती से लड़ती हैं, वो चुनाव घोषणा होने से पहले ही अपनी रणनीति बनाना शुरू कर देती है और अपने प्रचार अभियान एक तरह से घोषित रूप से शुरू कर देती है। यहाँ तो चुनाव की घोषणा हो गई, और राहुल जी की खाली एक मीटिंग हुई सीलमपुर में, उसके बाद वो लगातार जो है स्वास्थ्य के कारण से, जिस कारण से उनकी मीटिंगों की घोषणा हुई और नहीं आ पाए। लेकिन कम से कम प्रियंका जी आ सकती थी, खड़गे जी आ सकते थे, या पार्टी के भूपेश बघेल, अशोक गहलोत और तमाम बड़े नेता, हुड्डा जी, ये आ सकते थे, कोई नहीं आया। अब कांग्रेस आई है, मुझे लगता है शायद हम लोगों ने ज्यादा दबाव कांग्रेस पे बना दिया कि कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया, तो अब कांग्रेस में भी लगा हुआ कि भाई चलो 4-5 दिन बचे हैं चुनाव प्रचार के, तो चल करके देखें। तो कुल मिला के लड़ाई और चुनाव कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर एक दुविधा है, और दुविधा ये है, वो दुविधा निखिल जी शायद मेरी बात का प्रतिवाद करेंगे क्योंकि प्रवक्ता है, उनको करना भी चाहिए, लेकिन दुविधा ये है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, वो आम आदमी पार्टी को बहुत दिक्कत में डालना नहीं चाहता है, क्योंकि इससे इंडिया गठबंधन की स्थिति में थोड़ा दिक्कत होगी, और अगर बीजेपी यहाँ सरकार बना लेती है तो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को एक और बड़ा एज मिल जाएगा, जो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी या ये लोग नहीं चाहेंगे। लेकिन जो दिल्ली की लीडरशिप है, जो दिल्ली के कांग्रेस के नेता हैं, उनको लगता है कि कुछ कुल मिला के हमें लड़ना चाहिए चुनाव, हमें अपनी सीटें भी बढ़ानी चाहिए, वोट भी बढ़ाना चाहिए, और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार
जाती है तो जाए, बीजेपी की आती तो आए, लेकिन हमें अपनी जमीन तलाशनी है। इस दुविधा में कांग्रेस पार्टी लगातार पिछले 2013 से जूझ रही है और अभी तक निकल नहीं पाई है। ओके, जहां तक अखिलेश यादव जी की बात है, हाँ। तो अखिलेश यादव जी देखिए, वो पहले ही घोषणा कर चुके हैं आम आदमी पार्टी के समर्थन की। उन्होंने कहा था कि भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी ज्यादा मजबूत है, इसलिए उसको समर्थन करना चाहिए। वो प्रचार के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनको जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को दबाव में रखना है, तो इसलिए यहाँ प्रचार में आकर के वो थोड़ा कांग्रेस पे अपना दबाव बढ़ाए रखेंगे, ताकि जो है जब 2027 में जो सीटों के बंटवारे की बात आए तो कांग्रेस उस दबाव के साथ काम करे। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जहां जहां क्षेत्रीय दलों के साथ उसका गठबंधन है, वहां वो अपनी जमीन कैसे वापस पाए, इसकी कोई कारगर रणनीति उसके पास अभी तक नहीं बन पाई है। हाँ, राजकिशोर तिवारी, राजकिशोर यहीं से शुरू करिए। अखिलेश यादव का वाकई दिल्ली में आप मानते हैं कोई असर होगा, कोई प्रभाव होगा, या जैसा बीजेपी आरोप लगाती है मुस्लिम समुदाय पर कुछ पकड़ आप मानते हैं अखिलेश यादव की दिल्ली में? देखिए, उस पर आता हूँ, लेकिन जो पहले जो आपने जो स्टूडियो में जो आज एक अलग तरीके का जो धमाका किया है, तो उस पर जरूर कहना चाहूँगा कि कुछ लाइन याद आ गई। पहले तो रहते थे चुपचाप, ना था कोई पाप, लेकिन अब बोलने लगे हैं और पोल खोलने लगे हैं। तो कुल मिला के इस समय तो प्रीति मेनन जी सबसे ज्यादा मजे ले रही हैं भाजपा और कांग्रेस की, लेना भी चाहिए, आम आदमी पार्टी की बात है। अब आपने कहा जो सवाल आया मूल, मैं उस पर आता हूं। देखिए, बात यहां पर यह नहीं है कि अखिलेश यादव कितना वोट दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए ये एक एज की बात है कि जो इंडिया ब्लॉक जो बनाया गया था, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा अगर ममता बनर्जी की तरफ से आ रहे हैं और साथ में अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, राहुल गांधी अकेले पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये आम आदमी पार्टी दिखाने की कोशिश करेगी। अच्छा, यहां पर क्या है, कांग्रेस के जो चेहरा है यहां पर देवेंद्र यादव हैं। भले ही यहां पर देवेंद्र यादव दिल्ली में इस तरीके से बहुत कास्ट लाइन पर वोट नहीं होता है, बहुत धार्मिक लाइन पर वोट नहीं होता, ये सच्चाई है, एक अलग किस्म का यहां पर पूरा माहौल है। लेकिन अब यहां पर प्रश्न यह है कि राहुल गांधी को क्यों उतरना पड़ा, जो वो भी चर्चा हो रही थी। अखिलेश का मैं आपसे स्पष्ट कहूं कि बहुत ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहां पर चुनाव केजरीवाल के साथ है या केजरीवाल के विरुद्ध है, और कोई फैक्टर। अच्छा, अगर असर नहीं पड़ेगा तो क्यों ला रहे हैं फिर अखिलेश को केजरीवाल? एक कांग्रेस के साथ अगर कोई वोट जा सकता है जो फ्लोटिंग वोट है, क्योंकि यहां पर तो 16 से 20% का फ्लोटिंग वोट है ना, जो लोकसभा से विधानसभा के बीच में जाता है। हाँ, इधर उधर शिफ्ट होता है, इधर से उधर शिफ्ट होता है। तो इस फ्लोटिंग वोट के बीच में कम से कम वो मैसेज दे रहे हैं कि देखिए कि कुल मिला के जो है सेकुलरिज्म के जितने सूरमा हैं सब हमारे साथ में, यानी कांग्रेस को नीचे करना प्राथमिकता है। हाँ, क्योंकि देखिए कांग्रेस, एक बात तो सच है मानक, हम पहले भी इस शो पे लगातार डिस्कस कर चुके हैं, इस देश के मुसलमानों की अगर कोई पहली पसंद पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी है। क्योंकि अगर इसी दिल्ली में शाहीन बाग के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी उस समय अगर ये कह रहे थे अरविंद केजरीवाल की दिल्ली पुलिस मुझे दे दीजिए, 2 दिन में शाहीन बाग का धरना मैं खत्म कर दूंगा, वही शारजिल इमाम के बारे में अरविंद केजरीवाल दूसरी बात बोल रहे थे। कांग्रेस उस समय उनके साथ पर खड़ी दिखाई पड़ रही थी, और इसके अलावा भी तमाम मुद्दे हैं, फलस्तीन और आप जानते हैं ये सब चीजें होती चली आ रही थी। इस लिहाज से ये निगाहत अब्बास का भी आना उसी कड़ी में एक बड़ा मैसेज भी है कि भारतीय जनता पार्टी से एक मुसलमान प्रवक्ता को यहाँ पर लेकर आए, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिंबोलिज्म जो है राजनीति में बड़ा मायने रखता है, तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से आम आदमी पार्टी ने ये कोशिश की कि शत्रुघ्न सिन्हा को भी लेकर आ रहे। फिर अच्छा, पूर्वांचल के वोटों की भी बात है, यूपी के वोटों की भी बात है, तो इस तरीके से वो एक अपना ब्लॉक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकत दिखाने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी आने वाले समय में मानक कि राहुल गांधी जब यहां पर उतरे हैं तो वो क्या डिफरेंस क्रिएट कर पाते हैं, क्योंकि शायद राहुल गांधी ना उतरते, मेरा अपना मानना है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मजबूर कर दिया। राहुल गांधी ने लिहाज रखा, किसी भी तरीके का कोई वक्तव्य पहले नहीं दिया। वो जब एक मीटिंग की उसके बाद, खैर उनकी अस्वस्थता थी, मुझे लगता है कि जब कोई अस्वस्थ हो तो उस पर जब तक आपके पास कोई जानकारी न हो उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को भी भ्रष्टाचारियों की सूची में रखा, ऐड निकाला था, ऐड निकाला, उन्होंने उसको निकाला। तो कुल मिला के राहुल गांधी के सामने भी कोई जरिया नहीं बचा। हाँ, ये बात सच है कि कांग्रेस के अंदर एक बड़ा वर्ग है, वो ये मानता है और उसको ऐसा लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी से अपनी जमीन या क्षेत्रीय क्षेत्रकों से अपनी जमीन वापस हम नहीं लेते हैं धीरे धीरे 2029 तक, तो हम पूरी तरीके से राजनीति में अप्रासंगिक हो जाएंगे। और इंडिया ब्लॉक में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा संकट भी कांग्रेस का यही है कि उसकी ज्यादा बड़ी चिंता भारतीय जनता पार्टी नहीं, बल्कि उसके वो इंडिया ब्लॉक के वो सदस्य हैं, जो उसके सहयोगी हैं, जो धीरे धीरे करके कांग्रेस को पूरी तरीके से आइसोलेट कर देना चाहते हैं, किनारे कर देना चाहते हैं। तो ये एक कोशिश है, और इसीलिए पंजाब और गुजरात की इकाई ये चाहती थी कि
भारतीय जनता पार्टी से चुनाव पूरी तरीके से, आम आदमी पार्टी से भी उसी शिद्दत से कांग्रेस चुनाव लड़े और उसमें कोई कोताही न बरते, जिससे कि पंजाब में भी कांग्रेस का उनके साथ में मुकाबला है। और पंजाब में अगर अरविंद केजरीवाल यहां पर परास्त होते हैं तो निश्चित तौर पर आप मानकर चलिए। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूं, बार बार आपसे कह रहा हूं कि केजरीवाल अपने राजनीतिक जीवन की सबसे भयानक लड़ाई लड़ रहे हैं और इसीलिए आप देख रहे हैं कि तमाम किसी मुद्दों पर अब तो पानी में भी उन्होंने जहर डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। मतलब वो साइंटिस्ट आदमी है, उसके बाद भी जिस तरीके का उन्होंने जहर डाला है उस पर भी बड़ी चर्चा हो सकती है, क्या कहा जाए उसमें। हाँ, विनोद जी जल्दी से क्या कह रहे हैं विनोद जी? बिल्कुल देखिए, इस बार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जैसा राजकिशोर भाई कह रहे हैं वाकई बहुत दबाव में है। और अखिलेश यादव का आना, शत्रुघ्न सिन्हा का आना सिर्फ इंडिया गठबंधन को मैसेज देने की बात नहीं है, ये उस दबाव का नतीजा भी है कि शत्रुघ्न सिन्हा को ला करके बिहारी वोटों को प्रभावित करना, अखिलेश यादव को ला करके जो इटावा, मैनपुरी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम सारे प्रवासी लोग यहाँ पर हैं और जो उनकी बिरादरी के लोग हैं, समाजवादी पार्टी का जो जनाधार है, और मुस्लिम वोटों को भी थोड़ा बहुत अखिलेश यादव के जरिए अपने साथ जोड़े रखना, तो ये दबाव की वजह से उनको जरूरत पड़ रही है अखिलेश यादव की और शत्रुघ्न सिन्हा की। ओके, टाइम खत्म हो रहा है। अब जरा राधिका और निगत को एक बार फिर स्क्रीन पर लाइए। दोनों को मैं 30 सेकंड्स दे सकता हूं। प्रीति, अच्छा ठीक है, एक सेकंड पहले मैं इन दोनों को जरा दे दूं, उसके बाद आपको भी देता हूं। दोनों को स्क्रीन पर लाइए जरा। पहले राधिका आप बोलिए, क्या कह रही हैं? यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं काउंटर करना चाहती हूँ। अभी कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी की फर्स्ट पसंद है मुस्लिम्स की, तो आई एम सॉरी, आई बेग टू डिफर। कांग्रेस पार्टी को 1% भी मुस्लिम वोट नहीं मिला था पिछले विधानसभा चुनाव में। 67 सीट्स में उनकी जमानत जब्त हुई थी और जहां जहां मुस्लिम वोट था वहां पे 2, 4, 5, 6 वोट मिले थे। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पहली पसंद नहीं है क्योंकि दे हैव सीन थ्रू द फैक्ट कि उनको सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे प्रीति जी बोल रही थी कि मैं दिल्ली से आती हूँ। अरे प्रीति जी क्यों झूठ बोलती है अपने नेता की तरह? आप मुंबई में पैदा हुई, लोरेटो कॉन्वेंट में पढ़ी, आप काम भी वहां करती हैं, कॉलेज भी वहां पढ़ती हैं और काम सब कुछ, आपकी कर्म भूमि, पैदा होने की भूमि सब मुंबई है, तो काहे को दिल्ली की जनता को बेवकूफ बना अरे वो कह रही है फैमिली दिल्ली में रहती है भाई। अरे मदर फादर फैमिली होते हैं, आप जहां रहते हैं वो दिल्ली है। और अगर आपको दिल्ली की इतनी चिंता है तो कहिए अरविंद केजरीवाल साहब को। ओके निगत अब्बास, ओके निगत की बारी है। पहले तो कि उन्होंने ये बोला कि लोगों ने दिल्ली के पानी में जहर घोल दिया है। हरियाणा की जनता से माफी मांगी केजरीवाल आते हैं। निगत आपकी बारी। राधिका जी से तो मैं क्या बोलूं, पिछले 27 साल से सत्ता में आई नहीं है दिल्ली में और आगे आने वाले 30 साल भी नहीं आने वाले, तो मैं प्रीति जी पे आना चाहती हूँ। वही रहने वाली है। सुनिए मैडम, सुनिए राधिका जी, छोड़ो ना, पर्सनल नहीं होते। मैं तो पार्टी की बात करी थी, आप व्यक्तिगत मत सोचिए। खैर, यहाँ पे प्रीति जी की बात, क्योंकि प्रीति जी ने कहा कि हमने ये करा, हमने वो करा। मैं ये जानना चाहती हूँ मैडम, जितने आपने विकास का आप झुंझुना बजा रहे हैं ना, वो कांग्रेस पार्टी ने आपको विरासत में दिया था। चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे एम्स हो, चाहे आईआईटी हो, हर एक चीज आपको विरासत में मिली। उसके ऊपर आप झुंझुना बजाते रहते, फिर आप आधे टाइम भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम करते रहते हैं। अभी आप थोड़ी देर, अगर मैं एमसीडी का पूछ लूंगी तो आप कहेंगे 10 साल तो इतना भारतीय जनता पार्टी ने, हमें तो जुम्मा 8 दिन 2 साल हुए, हम क्या ही कर लेते। उन बच्चे जो बेसमेंट में फंसे थे, आपकी बारी है, टाइम खत्म हो रहा है। आखिरी 10 सेकंड। सीडब्ल्यूजी की रिपोर्ट के बारे में आप बात ही नहीं करना चाहती, आप बताना नहीं चाहती कि 8.25 लाख करोड़ का वो जो है दिल्ली में 75 लाख जितने भी बेनिफिशियरीज हैं। ओके, अब एक सेकंड निगत, अब रुकिए ना, निगत एक सेकंड, बेनिफिशियरीज इनएक्टिव हैं। ओके निगत, रुकिए ना, 618 करोड़ खाकर बैठे हैं। अब रुकिए तो सही एक सेकंड, मैं आपको एक छोटी सी सलाह दे रहा हूं। आप ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले का आरोप लगा रही हैं, कांग्रेस पार्टी की लाइन एक बार थोड़ा समझ लीजिए। नहीं, मैंने तो कॉमनवेल्थ की बात ही नहीं करी। आपने सीडब्ल्यूजी कहा ना? नहीं, मैंने नहीं कहा। आपने सीडब्ल्यूजी कहा? नहीं, मैंने नहीं कहा। एक भी बात नहीं कहा, माना कि आपने शायद गलत सुना। सीडब्ल्यूजी नहीं कहा? एक भी बात नहीं कहा, एक भी दफा मैंने गलत सुना क्या राजकिशोर? अच्छा, सीएजी की रिपोर्ट, नहीं सीएजी की सीडब्ल्यूजी का ना सीएजी की रिपोर्ट, अच्छा सीएजी का, सीएजी की रिपोर्ट। अच्छा प्रीति आपकी बारी है, क्लोजिंग कमेंट, टाइम खत्म हो रहा है। 8 लाख बेनिफिशियरीज में से 3.5 लाख बेनिफिशियरीज इनएक्टिव है। 618 करोड़ खाकर बैठे हैं अरविंद केजरीवाल, अपने शीश महल में लगाकर बैठे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स की, अरे इतना हमला करना है नहीं करना, एक बार पार्टी की लाइन देख लीजिए। प्रीति आपकी बारी है, बोलिए। वोट दिया लोकसभा में, प्लीज राधिका, प्रीति की बारी है, क्लोजिंग कमेंट। प्रीति मैंने दिल्ली की जनता पूछ रही है क्यों 3.5 लाख बेनिफिशियरीज को बिठा रखा है, 600 करोड़ से ज्यादा खाकर बैठे हैं। प्रीति बोलिए, पूछ रही हूँ। प्रीति बोलिए। देश की आजादी से लेकर 2013 तक दिल्ली में 65 फ्लाईओवर बने। पिछले 10 सालों में 40 फ्लाईओवर बने। काम पहले हुआ था बहुत स्लो, अब हो रहा है तेजी से। ये तो पूरी देश जानता है कि आज दिल्ली के स्कूल, दिल्ली के अस्पतालों में, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स में जो काम हुआ है वो कहीं पे कंपेयर नहीं हो सकता। आज दिल्ली में 4 लाख स्ट्रीट लाइट है,
4 लाख कैमरास हैं, सीसीटीवी। आज जो दिल्ली में सुएज लाइन का सिस्टम हमने बनाया है, हम जाके उसके ऊपर आगे दिल्ली को ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया प्रीति। लेकिन थैंक यू। फिर डिबेट करेंगे, अभी कुछ दिन बाकी हैं, मुझे पता है अभी 5-7 दिन बाकी हैं। उसमें काम पर आम आदमी पार्टी का फोकस बड़ा क्लियर है, ज्यादा कोशिश काम और योजनाओं पर चुनाव लड़ने की है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के अपने अलग आरोप, अलग मुद्दे हैं। पता चलेगा 8 तारीख को किसका मुद्दा चला। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट।